Hello, hi, greetings everyone. Welcome to the channel, and I'm back again with you to discuss the important current affairs that are there in the news. So, सबसे पहले हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपने क्लास में अटेंड किए होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपने नहीं अटेंड किए होंगे। तो उन टॉपिक्स के ऊपर मेरे नोट्स हैं, मैं आपके साथ नोट्स डिस्कस करूँगा, जो टॉपिक से रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करूँगा, आप इन चीज़ों को नोट करिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज बेसिकली वो सोटू एड्रेस है। सोटू एड्रेस, सबसे पहली बात तो ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये सोटू एड्रेस होता क्या है। ठीक है, ये सोटू एड्रेस इज बेसिकली स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ द यूनियन, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, जिसको कि आप दूसरे नाम से भी जानते हो, और इसका दूसरा नाम है प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट्स एड्रेस। नाउ दिस प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ वेयर? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर साल हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को अगर इंडिया में कंपेयर करें, अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट को कंपेयर करें, तो पहली बात तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्त कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, और यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। व्हेन आई से दिस, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन? तो जब इंडिया में कोई भी लॉ बनता है, कोई भी एक्ट बनने वाला होता है, तो किसका साइन लगता है? प्रेसिडेंट का लगता है। यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता। Whereas if you look into America, it is not the usual practice. यूएस कांग्रेस ने कोई भी लॉ अगर पास किया है तो उसमें प्रेसिडेंट का रैटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या इंडिया का प्रेसिडेंट कांग्रेस को, जो कि हमारे यहाँ पे जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, क्या एड्रेस करता है? यहाँ जी हाँ, हमारे यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट दो समय पे हाउस को यानी कि पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, 2 टाइम्स। पहला ये जब आफ्टर जनरल इलेक्शंस, आफ्टर जनरल इलेक्शंस, यानी ये न्योता देता है एक तरीके से सभी पार्टीज को कि वो सरकार बनाएं। तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा के आफ्टर जनरल इलेक्शंस, वहां यूजुअली प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है बिफोर ईच सेशन, बिफोर ईच सेशन, बिकॉज जो सेशन होता है वो कमेंस कौन कराता है? सेशन जो है वो कमेंस कौन कराता है? वो प्रेसिडेंट कमेंस कराता है। सेशन कमेंस कराने वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट होता है, और सेशन को प्रिसाइड करने वाला व्यक्ति कौन होता है? प्रिसाइड करने वाला व्यक्ति वो है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। और उसी तरीके से प्रेसिडेंट ने यहाँ के भी एड्रेस दिया, अमेरिका में भी। और ये सोर्स कहाँ पे है? इस जैसे हमारा प्रेसिडेंट की स्पीच वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज द सोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में कहा गया है कि अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने यूनियन बनाया है, उसके हिसाब से ये प्रेसिडेंट आके बताएगा किसको? पूरे अमेरिका को, कांग्रेस को, कि यूनियन की दशा और दिशा क्या है। तो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम कांग्रेस को इंफॉर्मेशन देता है। तो पॉइंट ये है कि ये एड्रेस कहाँ पे होता है? वेयर इट इज़ गिवन? इट इज़ डन एट यूएस कांग्रेस। ये जो यूएस कांग्रेस होती है, ये एक तरह की क्या होती है? जॉइंट सिटिंग होती है। क्या होती है? जॉइंट सिटिंग होती है। किसकी होती है? यूएस के सेनेट की होती है, यूएस के कांग्रेस की जॉइंट सिटिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला सोटू एड्रेस, फर्स्ट सोटू एड्रेस वाज गिवन बाय होम? सबसे पहला सोटू एड्रेस किसने दिया था? तो सबसे पहला सोटू एड्रेस 1790 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने दिया था। किसने दिया था? 1790 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने। फर्दर हम बात करेंगे कि सोटू एड्रेस को तब क्या बुलाते थे? इसको बुलाते थे प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ठीक, प्रेसिडेंट्स एड्रेस।
या प्रेसिडेंट्स एड्रेस कह लीजिए या राष्ट्रपति का मैसेज कह लीजिए, राष्ट्रपति का मैसेज कह लीजिए, ठीक है। और इसको सोटू बुलाने लगे, कॉल्ड एज सोटू, कॉल्ड एज सोटू 1947 से हैरी एस ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन जब राष्ट्रपति बने तब से इस प्रेसिडेंट के मैसेज को क्या बुलाने लग गए, सोटू बुलाने लग गए, ठीक। और बहुत कुछ और भी फैक्ट्स हैं इसके सामने जो हमें जानने चाहिए, जैसे कि ये यूजुअली किस महीने में डिलीवर किया जाता है, तो यूजुअली डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ फेब और जैन, जैसा भी रहे। जोई बाइडेन का अगर हम बात करें जोई बाइडेन की, तो जोई बाइडेन का ये सेकेंड एड्रेस था, ये दूसरा संबोधन था, ठीक। कुछ और भी फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है 1934 तक ये जो चीज़ है ये दिसंबर में की जाती थी, 1934 तक ये दिसंबर में किया जाता था और उसके बाद से अब फरवरी जनवरी में होने लगा है। फर्दर इस एड्रेस में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसने कि खुद से प्रेसिडेंट मैसेज डिलीवर नहीं किया, उसके बिहाफ पे किसी और ने किया था। द ओनली प्रेसिडेंट इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एंड डू यू नो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इज सो स्पेशल that he is the person, he is the president who has given largest number of sotos। तकरीबन 12 प्रेसिडेंट मैसेज ये एड्रेस कर चुके हैं, यानी इनका टेन्योर काफ़ी लंबा रहा होगा। कितने समय में देना चाहिए इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये है कि जो यूएस कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट को बोलती है कि आप अपना प्रेसिडेंट का मैसेज डिलीवर करिए, और ऐसे में जब राष्ट्रपति संबोधन करता है तो राष्ट्रपति अपने आने वाले चुनावों में वोट इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जब टर्म की बात करेंगे, यूएस के प्रेसिडेंट का टेन्योर और टर्म कितना होता है, तो इसमें कोई संशय हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि वो 4 साल में होता है, 4 इयर्स में होता है, ठीक। द अदर इज दैट ये प्रैक्टिस कब से फॉलो हो रही है, दिस प्रैक्टिस ऑफ गिविंग द मैसेज was is being followed since it is written 1930। प्रेसिडेंट जो थे उस समय वुडरो विल्सन, क्या नाम था उनका, वुडरो विल्सन, उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस मैंडेटरीली होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज वुडरो विल्सन, ठीक है। इस केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, यूजुअली अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करते हैं। तो आपने अगर लिख लिया हो तो अच्छी चीज़ है, नहीं लिखा हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके ये सारे फैक्ट्स क्या करेंगे, अपनी कॉपी में उतार लेंगे ताकि आपको याद रहे। आगे डिस्कस करते हैं, ये कौन से नंबर का जोई बाइडेन का जो एड्रेस था, जोई बाइडेन ने अभी जो एड्रेस दिया ये 99th सोटो एड्रेस है, ऐसा समझ लीजिए आप, 99th सोटो एड्रेस है, ठीक। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि हमें याद रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट एड्रेस ऑब्वियसली समझिएगा सोटो एड्रेस जिसको रेडियो में टेलीकास्ट किया गया था, जिसको रेडियो में टेलीकास्ट किया गया था, एंड दिस वाज डन इन 1923 बाय प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज। कैल्विन कूलिज का जो प्रेसिडेंट एड्रेस था उसको पहली बार रेडियो में टेलीकास्ट किया गया। इसी तरीके से पहला एड्रेस जिसको टेलीवाइज्ड किया गया, टेलीविजन पे दिखाया गया, दैट वाज इन 1947 एंड दैट वाज हैरी एस ट्रूमैन। यानी हैरी एस ट्रूमैन का जो जब से इसको सोटू बुला रहे हैं तो वो टेलीविज़न पे आया था। सबसे पहला जो कि लाइव वेब कास्ट किया गया हो, यानी इंटरनेट पे लाइव चलाया गया था, वो था सन 2002 में जॉर्ज बुश का। किसका, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का। ये फैक्ट आपको याद रहेगा, ठीक। लॉन्गेस्ट एड्रेस किसका है, इसमें भी लॉन्गेस्ट में 2 कैटेगरीज हैं, लॉन्गेस्ट रिटन है और लॉन्गेस्ट स्पोकन है। तो लॉन्गेस्ट रिटन एड्रेस जो है जिसमें 33,600 क्या बोलते हैं इसको, 33,667 वर्ड्स थे, वी कॉल दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज गिवन बाय जिमी कार्टर, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। सबसे लंबा था पर इन्होंने जल्दी बोल दिया लगता है। ये है 1981 का।
ठीक है, ये फैक्ट्स एक बार में ऑब्वियसली हमको नहीं याद होंगे, हमको इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। और ये हम क्यों याद करेंगे, क्योंकि भाई देखो अखबार में आया था 9190 वर्ड्स का लॉन्गेस्ट स्पोकन है, यानी काफ़ी स्लो बोला होगा इन्होंने, एंड दिस वाज बाय बिल क्लिंटन इन 1995। सबसे शॉर्टेस्ट एड्रेस किसने दिया, शॉर्टेस्ट एड्रेस प्रेसिडेंट का उसी व्यक्ति ने दिया जिसने 1790 में पहली बार एड्रेस दिया था, और वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। पर ध्यान रखिएगा, ये जो प्रैक्टिस है प्रेसिडेंट का स्पीच देने की, वो 1913 से वुड्रो विल्सन के दौरान डिसाइड किया गया था कि प्रेसिडेंट रेगुलर बेसिस पे ये स्पीच देगा। तो इसकी शुरुआत 1790 में हुई, पर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं थी। एज एंड व्हेन द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड इट वाज डन, लेटर ऑन इट वाज मेड अ रेगुलर एक्सरसाइज टू बी प्रैक्टिस्ड बाय द American president. Now when you prepare this particular topic, see, this is one topic, but in this particular matter also you have the time and the chance and the opportunity where you can prepare about how is the form of government in America different from India, और किस तरीके से वहाँ पे गवर्नेंस चलता है। अभी केविन मैकार्थी नाम का व्यक्ति वहाँ का स्पीकर चुना गया, बहुत न्यूज़ में आया। परसों ही FBI ने वहाँ के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के घर में छापे डाले हैं। तो ये सारे करंट अफेयर्स जब आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में भी पता चलता रहेगा। अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर में चुनाव आने वाले हैं, राइट, इंडिया में, तो ऑब्वियसली इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को आपको ध्यान से रखना चाहिए, और एक टॉपिक से हम नेटवर्क बना के दूसरे टॉपिक में जंप कर सकते हैं, अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर अहेड, अब कुछ टॉपिक्स जो हम डिलीवर करने वाले हैं। हाँ, इसमें एक फैक्ट और था दैट कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसने एक प्रेसिडेंट एड्रेस दिया होगा, दैट वाज ज़ैकनरी टेलर, एंड द मोस्ट प्रेसिडेंट एड्रेस इज डिलीवर्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब जो सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना सर, वो सेकेंड टॉपिक बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट कंप्यूटराइजेशन ऑफ PACs. Second topic is about PACs. Now PACs we call it because it stands for Primary Agricultural Credit Societies. Primary Agriculture Credit Societies. Now please understand and focus on the word credit societies. Now what are they? They are cooperative societies. What are they? These are cooperative societies. These are involved in lending to farmers. These loans are basically short term loans. कैसे loans होते हैं ये? Short term loans होते हैं, यानी कि easy interest rate और zero और little collateral पे ईजिली किसान को मिल जाते हैं। यानी कि हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक्स का जो फॉर्मेट है, कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसमें PACS थर्ड टियर पे काम करते हैं, क्योंकि पहले टियर पे सेंट्रल और स्टेट होता है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने अपने बजट में, सरकार ने इस बार अपने बजट में ₹2516 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं इन सोसाइटीज़ को डिजिटाइज करने के लिए इतने रुपए इन्होंने सैंक्शन किए हैं। टारगेट है 63,000 PACS को अगले 5 ईयर्स में, यानी 2023 से लेके 2028 तक क्या करेंगे, डिजिटाइज करेंगे। ठीक, अब आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा दैट PACS आर गवर्न्ड अंडर, तो आप लिखेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, दे आर गवर्न्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा थर्ड टीयर, तो सेकेंड टीयर दैट इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है दोस्त, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं DCCBS, दैट इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। फंक्शनिंग देखते हैं इनकी, क्या होता है, ये DCCBS जो होते हैं, जिला स्तर पे जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो PACS के साथ काम करते हैं। दे वर्क विथ PACS, यानी जिला स्तर पे गांव स्तर वाली बैंक के साथ काम होता है। और ये PACS किसके साथ काम करते हैं, दे वर्क डायरेक्टली विथ फार्मर्स, दे वर्क डायरेक्टली विथ फार्मर्स, ठीक है, ये डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर हमारा है, हमारा जो देश का किसान है, वो आप देख सकते हैं कि फॉर्मल बैंक्स के पास जाएगा तो उसको लोन महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, पर बड़ी आसानी से PACS इनको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो रोल क्या है PACS का, अगर आप रोल की बात करें तो ये कई जगह पे ये इंसेंटिवाइज करता है, ये इंसेंटिवाइज करता है किसको, फार्मर को। कैसे इंसेंटिव ये रहता है कि लोन आसानी से मिल जाएगा तो हम खेती अच्छे कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, प्लस ये क्रॉप प्रोडक्शन में भी काफ़ी मदद करता है, जहाँ पे हमें क्वांटिटी इंश्योर करनी हो। क्यों, क्योंकि हमें लोन चाहिए रहता है बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स के लिए, करेक्ट है कि नहीं, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स के लिए और बेटर बेसिकली फर्टिलाइजर्स के लिए हमें लोन चाहिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें फार्मर को मिल जाती हैं। PACS का जो हेड होता है, ये याद रखिएगा, PACS का हेड जो होता है ये अमंगस्ट द मेंबर्स वोटिंग के माध्यम से चुन लिया जाता है। तो ये मेंबर्स कौन होते हैं, ये मेंबर्स वही होते हैं किसान, उस लोकल रीजन के किसान PACS के मेंबर्स होते हैं, ठीक। और PACS जो लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप लोन कहते हैं, है ना। बैंक्स जब प्रोवाइड करती हैं तो इंटरेस्ट रेट लगाती हैं बहुत ज़्यादा, 7% का इंटरेस्ट रेट लगाती है। अब एक चीज़ और भी समझनी है, सब्सिडाइज्ड लोन जब आप पढ़ते हैं कहीं पे भी कि सब्सिडाइज्ड लोन्स हैं फॉर एग्रीकल्चर, उनका क्या मतलब होता है, सब्सिडाइज्ड लोन फॉर एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, यानी कि जो बैंक्स कि चार्ज करती हैं इंटरेस्ट, कितने परसेंट का चार्ज करती हैं दोस्त, 7% का। तो इस 7% इंटरेस्ट पे जो 5% पे होता है ये टोटली सब्सिडाइज्ड होता है। कैसा होता है सब्सिडाइज्ड, यानी इंटरेस्ट का सिर्फ 2% फार्मर्स को बियर करना पड़ता है, यानी इन बैंकों को सरकार पैसा भेज देती है। इसमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और 2% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है विथ रिगार्ड्स टू द सब्सिडी, राइट। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इनके ऊपर। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव अहेड टू सम मोर फैक्ट्स। दिस इज माई जस्ट वेरी स्मॉल इनिशिएटिव दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग एट माई होम। बोरियत होती है कई बार लंबी PPTs बनाने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, और फिर उसको टैब में खोलो, प्रेजेंट करो, फिर उसको पहले तो प्रिपेयर करो और फिर प्रिपेयर करने के बाद उसको फिर प्रेजेंट करो, तो और उसके बाद वो इंटरेक्टिव भी नहीं होता बिकॉज स्टूडेंट्स देख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार ये छोटे से बोर्ड में पढ़ाते हैं, इससे बड़ा सिंपल सा काम होगा हमारा। पहली बात तो स्टूडेंट मुझे देख भी पाएगा तो उसका वीडियो में मन लगा रहेगा। होता है ना कई बार हम जब सामने फैकल्टी को देखते हैं तो हमारा मन लगा रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सारे फैक्ट्स को, तो जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको पूरी कथा कहानी आप मेरे मुंह से सुन रहे हो, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे जेन्युइनली आपके मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे कई समय से काम कर रहा हूँ, बट कभी भी कोई ठोस कंटेंट होता है ना, कंटेंट डेवलपमेंट में समय लगता है। और यार हम थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं, मतलब एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, ओल्ड स्कूल कहने का मतलब ये है कि जब तक गधा मार तरीके से पढ़ाई नहीं करते, मतलब कि जब तक लिख नहीं लो कॉपी में, तब तक समझ में नहीं आता कि पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है।
तो इसीलिए मैंने अपने सभी जीके के नोट्स अपनी कॉपी में बनाए हुए हैं। अगर आप मांगेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका PDF भी दे दूंगा मैं, बट लार्जली इसमें वही लिखा है जो यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, ये क्लासरूम में बने रहें, और अगर आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव कंटिन्यू करता रहूँ मैं पूरे एक्साइटमेंट और रिगर के साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने अपने व्यूज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्टिंग में आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से कुछ और फैक्ट्स जो हमें याद करने हैं, जैसा कि बजट तो हमने देख लिया कि 2516 करोड़ का बजट है। अब ये है कि बैंक्स जब प्रोवाइड करती हैं तो वो सब्सिडाइज होता है, वो भी देख लिया हमने। अब देखिए आरबीआई की अभी रिसेंटली क्या आई है, रिपोर्ट आई है। क्या आई है आरबीआई की रिपोर्ट? ये 27 दिसंबर 2022 को ये रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में टोटल पीएसीएस कितने हैं, 1.02 लाख में हैं। और अभी बजट में क्या कहा गया है, 60,000 पीएसीएस को डिजिटाइज करेंगे, 60,000 पीएसीएस को डिजिटाइज करेंगे, और लगभग 40-42 हज़ार पीएसीएस को डिजिटाइज नहीं किया जाएगा। इसमें आरबीआई ने वार्न किया एक तरीके से, क्या कहा कि सिर्फ 47,297 पीएसीएस जो है ये प्रॉफिट में है, बाकी सब लॉस में है, लॉस में है। टोटल अगर इनके लोन की बात करें, कोई कहे कि हमारे यहाँ किसान लोन का फायदा नहीं उठाते, तो जरा पीएसीएस का परफॉर्मेंस देखिए आप। टोटल रुपीज 1,43,044 करोड़ का लोन अभी तक इन किसानों को दिया जा चुका है बाय पीएसीएस इन द नेम ऑफ क्रॉप लोन। और आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, रिकवर नहीं करा पा रहे। आरबीआई के हिसाब से 72,550 करोड़ रुपीस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी बैंक्स रिकवर नहीं कर पा रही किसानों से। तो आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट्स के फायदे तो पता है, पर देखिए किस तरीके से वो हमारे बैंकिंग सेक्टर पे एक अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जहां पे किसान चुका नहीं पा रहे। अब इसके कारण कैसे कम हो सकते हैं, हाउ कैन दीज लॉसेस बी मिटिगेटेड, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. So if civil services aspirants will watch this video, they'll try to figure out how can we reduce the burden of agriculture credit on the banking system, because ultimately it is going to affect the end consumer, right? But we in this particular session we are not going into those intricacies, because this discussion is largely on facts for CLAT aspirants, right? So ये फैक्ट में अब कोऑपरेटिव बैंक्स जो है लास्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है। तो दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। किसके अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, एंड दीज बैंक्स आर गवर्न्ड बाय विच लॉज? State laws. These banks are covered by state laws because largely cooperatives जो है वो state list में आता है, ना कि concurrent में। अभी recently एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। क्या बनाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, आप कहोगे यार कोऑपरेटिव सोसाइटी तो स्टेट लिस्ट में आ रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, है ना? तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करेगा। किसको करेगा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये रेगुलेट करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसके बाद एक चीज और फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, दे आर ऑल्सो गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो क्या ये बैंक्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या ये लेंड कर सकती हैं? बिल्कुल। क्या ये सेविंग्स अकाउंट खुलवाती हैं? बिल्कुल। तो इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जब काम ही तुम पूरा बैंक का कर रहे हो, बस डिफरेंस क्या होता है? देखिए, बैंक्स में पब्लिक मनी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स का पैसा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स का पैसा होता है, वही ट्रस्टी होते हैं, वही मेंबर होते हैं, वही मालिक होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? बैंक्स की, तो उसका कोई एक मालिक नहीं होता, उसमें पब्लिक मनी होता है ना?
पब्लिक मनी होता है, उसके कोई क्रेडिटर्स नहीं होते, उसके कोई क्रेडिटर्स नहीं होते, एवरीबडी इज अ डिपॉजिटर एंड एवरीबडीज मनी इज इंपॉर्टेंट। तो दैट इज अ डिफरेंस, बट काम तो अल्टीमेटली बैंक का कर रहे हैं ना। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आएंगे। और एक और लॉ है दैट इज बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। तो ये डिजिटाइजेशन की बात थी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर फैक्ट दैट दे कैन लेंड एज वेल एज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स यानी कि लोन प्रोवाइड भी कर सकते हैं और मेंबर्स और किसानों को मदद भी करते हैं कि वो क्या कर सकें, दे कैन कीप द मनी इन द बैंक्स, राइट। सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये कोऑपरेटिव बैंक्स एपेक्स बॉडी कौन है इनकी अल्टीमेटली? तो आप सोच रहे होंगे यार बैंक है तो आरबीआई होती होगी। बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसीलिए एपेक्स बॉडी क्या है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एपेक्स बॉडी ऑफ दीज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज इज नाबार्ड, राइट। Now with regards to NABARD, where is the head office? The head office is at Mumbai. It was formed in 1982. It is a statutory body. कैसी body है? It is a statutory body. It is a statutory body, right? So there is a frequent question that I have seen in state PSCs. So I think it can also be of eminence to you that who is the person who prepared a report that led to the creation of NABARD. Creation of NABARD was based on whose report? तो ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, ये रिपोर्ट का नाम है श्री बी शिवारमन, श्री बी शिवारमन। और ये रिपोर्ट 1979 में प्रिपेयर की गई थी, 1979 में प्रिपेयर की गई थी और उसी के बेसिस पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया गया। इसके पहले आरबीआई प्रीवियसली कौन रोल प्ले करता था एग्रीकल्चर क्रेडिट पे? प्रीवियसली आरबीआई प्रोवाइड करती थी एग्रीकल्चर क्रेडिट्स में, बट इसके बनने के बाद 1982 में आरबीआई ने अपना रोल कम कर दिया। नाबार्ड के करंट चेयरमैन की बात करें तो दिस इज श्री साजी KV and he became the chairman on 7 December 2022। तो वेरी रिसेंट अपॉइंटमेंट है श्री साजी KV का, और ये है कहाँ के? नाबार्ड के चेयरपर्सन। तो इस टॉपिक में, इस छोटे से वीडियो में हमने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पोर्टस का SOTU देखा, दैट इज स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, और हमने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को देखा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो को, और हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें। क्लैट 365 नाम की प्लेलिस्ट है जहां पे आपको जीके से रिलेटेड एडिशनल वीडियोस मिलेंगी। अगली वीडियो में मैं 3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं इसी हफ्ते के। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।